हेलो इंडियंस, नमस्कार। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर मोहित चतुर्वेदी। आज मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द सोलवेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर, न्यू द्वारका ब्रांच। जैसे कि इंडियंस, मैं आज आपको फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एस्टिमेशन प्रेजेंटेशन का है। जो कि वैसे एस्टिमेशन प्रेजेंटेशन हर बैच में कराया जाता है। जो एक बैच स्टार्ट हुआ था वो हमारा मई मंथ के जो बैच के स्टूडेंट है, आज हम लोगों को क्या कि एस्टिमेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोगों का प्रेजेंटेशन है। इन लोगों ने एस्टिमेशन में सीखा है कि भाई बजट कैसे निकालते हैं, इसमें कितने टाइप्स का मोड ऑफ मेजरमेंट को इसमें फॉलो करते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इसमें ड्राइंग भी कितने टाइप्स की फॉलो की जाती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इससे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं एस्टिमेशन का। जैसे कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन एक प्रोसेस होता है। एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स इन द कनेक्शन ऑफ विद द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। मतलब क्वांटिटीज को निकालना, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, एंड उसके बजट को निकालना, यही एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसके स्टार्ट होने से पहले जो बजट बनाते हैं वो एस्टिमेशन होता है। तो एस्टिमेशन में जो मोड ऑफ मेजरमेंट फॉलो किए जाते हैं, जिसमें कि 5 टाइप से 6वां टाइप होता ही नहीं है मोड ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि फर्स्ट बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करने में वॉल्यूम आता है। जहाँ की मोड ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मैं कंक्रीट की बात करता हूँ तो कंक्रीट का मोड ऑफ मेजरमेंट हम वॉल्यूम में लेते हैं। बात करते हैं एरिया की, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है, जो कि लेंथ विड्थ या फिर लेंथ हाइट या विड्थ हाइट मल्टीप्लाई करके वो हमें एरिया फाइंड आउट होता है, जो कि हम इसका मोड ऑफ मेजरमेंट लेते हैं। एक लाइक एग्जांपल दूं तो जैसे शटरिंग है। इसके बाद बात करूं एनोमेटेड क्वांटिटीज, कुछ ऐसे भी आइटम ले जाते हैं जो हमें एनोमेटेड नंबर्स में लेने पड़ते हैं, पीस नंबर्स में लेने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स आइटम होते हैं। एंड इसमें थर्ड बात करूं इसमें मास की। मास क्या होता है, जो कि हम कुछ चीजें केजी में लेते हैं। लाइक क्या होता है, जैसे हमें स्टील परचेज करना है तो हम केजी में लेते हैं। इसके बाद में बात करूं रनिंग मीटर की, तो कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं जिनको हमें रनिंग मीटर में लेकर उसका पेमेंट हमें लेना पड़ता है फ्रॉम डीएसआर से। यदि आप स्टेट वाइज एस्टिमेशन निकाल रहे हो किस स्टेट का, तो वहां के लिए हम लेते हैं एसओआर, जो कि होता है शेड्यूल ऑफ रेट। अभी जो मेरे इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने किया सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशन को फॉलो करके एस्टिमेशन को निकाला, जो कि इन लोगों ने जो बिल बनाया वो डीएसआर से बनाया हो, डेली शेड्यूल रेट से। तो आपको अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया है। इसके बाद आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा कि डायग्राम बना हुआ पूरा फुटिंग से लेकर अप टू सुपर स्ट्रक्चर तक का, जो कि शलैब तक है। ये पूरी क्वांटिटीज कैसे निकाली जाती है, सेंट प्लेन से लेकर पूरी, जो कि हमें कंक्रीट की बात करूं या फिर ब्रिक की बात करूं या फिर सेंट प्लेन पीसीसी फुटिंग ब्रिक वर्क जीपीसी, जो भी है सारी क्वांटिटीज हैं, सबके मोड ऑफ मेजरमेंट आपको इसमें जानकारी मिलेगी। इसलिए बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए। मैं बुलाना चाहता हूं सबसे पहले जो हमारे इंजीनियर्स आएंगे, मिस्टर कमल जी आएंगे, वो आपको बताएंगे स्टार्टिंग से सब स्ट्रक्चर पार्ट की क्वांटिटीज कैसे निकालें, कैसे एस्टिमेशन बनाते हैं उसके। आइए सर, आप हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमल चंद्र केसरवानी है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। हम सिविल गुरुजी में ये सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग साइट पर जाके काम करेंगे और जो भी चीज़ें हमको वहाँ पर टैकल करनी है यहाँ पर सिखाया जाता है। तो जो भी मैंने कुछ सीखा हुआ है आज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब भी हम साइट पर जाते हैं, जो हमें क्लाइंट मिलता है जिसका काम हम करते हैं, तो उसको काम शुरू करने के पहले हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है। एस्टिमेशन में हमको ये पता चलता है कि बिल्डिंग का खर्चा कितने होने वाला है, बजट कितना बनने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, हम चीज़ों को एस्टिमेट बना सकते हैं कि कितना हमारा खर्चा आने वाला है, हम लोग खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज ए इंजीनियर जब हम लोग जाते हैं साइट पे, तो हमको सबसे पहले करना होता है, हमको प्लॉट कट करना पड़ता है। प्लॉट कट करने के लिए जो भी क्लाइंट रहता है वो तो हमें बता ही देता है कि कितने बाई कितने का साइज है, लेकिन हमको 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अब वो रेफरेंस पॉइंट हमको क्लाइंट देता है। तो जैसे कि अगर उसका मान लीजिए कि घर है 10 बाई 20 का फुट में, तो वो हमें या तो सड़क से 2 पॉइंट देगा या फिर बिल्डिंग बगल वाली बिल्डिंग जो है वहाँ से हमको 2 पॉइंट देगा एज ए रेफरेंस, ताकि हम प्लॉट की कटिंग अच्छे से कर पाएँ। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे आके सीखा कि हमारा जैसे कि प्लॉट साइज हमको मिला था 17.8 इंटू 12.5। तो उसमें क्या होता है कि हमको सबसे पहले एक जैसे कि किसी की हमारा प्लॉट साइज ऐसे था, इस तरह का हमारा प्लॉट साइज था। तो प्लॉट साइज जो हमको सबसे पहले सड़क के किनारे हमको एक रेफरेंस पॉइंट देंगे, ये हमको क्लाइंट की तरफ से मिल जाएगा। और ये हम 4 मीटर वॉल
गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए रखते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है ना उसके कई काम होते हैं, जैसे कि उसको ड्रेनेज के लिए खुदाई करनी है, कभी कभी उसका टेलीफोन का वायर जाता है, पाइपलाइन जो जाती है पानी की वो भी सब इसी 4 मीटर के थ्रू जाती है, तो हमको इतना स्पेस छोड़ के रखना पड़ता है। तो जब इतना स्पेस हम लोग छोड़ेंगे उसके पीछे ही हम काम कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमको मिला रहेगा, तो इसकी डिस्टेंस अगर 17.8 है तो ये हमको 4 मीटर ये छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसमें ये होता है कि जो 2 पॉइंट है पैरेलल यहाँ पे ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो ये दुनिया में ना आके ये तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो प्लॉट तो हम वैसे बना नहीं सकते, हमको सीधा ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइपोटेनस निकालते हैं हम लोग इस तरह से। तो इस तरह हाइपोटेनस हम निकालेंगे तो यहाँ से एक बंदा यहाँ पे टेप पकड़ेगा, एक बंदा यहाँ पे, और हाइपोटेनस जो भी होगा ये वाली वैल्यू और ये हाइपोटेनस वैल्यू को ऐड करके यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो टोटल कर देंगे, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह इसका वाइस वर्सा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इधर की तरफ भी इसी तरह होने वाला है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग प्लॉट कटिंग कर लेंगे, तो हमारा प्लॉट आ जाएगा 17.8 × 12.5। प्लॉट कटिंग करने के बाद हमको सेंटर लाइन करना है। सेंटर लाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्लॉट हम लोग कट किया है चारों तरफ हम लोग नेल्स लगा देंगे, वो हमारा प्लॉट बन जाएगा। उसके बाद हमको सेंटर लाइन ड्राइंग मिली रहती है, ड्राइंग के हिसाब से हमको ग्रिड दिया रहता है। अब ग्रिड को हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड की एक पहले हम लोग सारे प्लॉट के चारों तरफ ग्रिड के हिसाब से हम लोग लेयर्स डाल देंगे। लेयर्स डालने के बाद हम लोग उसकी थ्रेडिंग कर देंगे। थ्रेडिंग करने के बाद थ्रेडिंग में जो भी हमारा सेंटर लाइन मिल रहा है कॉलम का, उसको चूने से मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद हमारा फुटिंग है, जैसे कि F1 है, हमारे ड्राइंग में दिया F1 जिसका साइज है 1800 बाई 1800। दूसरा है F2 जिसका साइज है 1500 बाई 1500। तो जब हम कॉलम का सेंटर करेंगे, मान लीजिए अगर F1 फुटिंग में करते हैं तो 1800 बाई 1800 का है, तो 900 इधर होगा, 900 इधर होगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जब भी हम लोग फुटिंग की एक्सकेवेशन करते हैं और तो हम 300 mm राइट साइड और 30 mm लेफ्ट साइड और इसी तरह चारों तरफ हम लोग 300 mm का हम लोग स्पेस छोड़ के रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जब उसमें एक्सकेवेशन के बाद जब काम करते हैं ना, काम करते समय हमको थ्रेडिंग लगाना पड़ता है, कई चीज़ें लगानी पड़ती है, उसके लिए हमको प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो हम लोग 300 mm ये छोड़ के रखते हैं। ये चीज़ें हमारे CPW नॉर्म्स में दिया गया है। इसमें ये भी दिया गया है कि अगर जो भी हमारा डेप्थ रहता है अगर 1500 से ज़्यादा होता है तो हम लोग 75 सेंटीमीटर लेते हैं, अगर 150 mm तक है तो 30 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसलिए उसके बाद जब हमारा एक्सकवेशन हो जाता है, एक्सकवेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद अंदर हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग जो करते हैं वो हम 100 mm का करते हैं। वो सैंड फिलिंग हमारा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फुटिंग के नीचे जो भी सैंड हम लोग डालते हैं उसका काम ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रोड आता है वो उसको फ्यूजन का काम करता है, जो भी वाइब्रेशन आता है उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व करके लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ग्राउंड को। ये काम करता है सैंड फिलिंग। और एक टर्माइट अटैक होता है जो बिल्डिंगों में होता है, उससे भी ये बचाता है सैंड फिलिंग। उसके बाद हमारा आता है PCC हम 100 mm का करते हैं। PCC का जो हम लोग ग्रेड रखते हैं वो M10 का रखते हैं। M10 का इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। हमको जो भी बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है ना, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग इसे स्ट्रेंथ पर्पज से ना रखते हुए हम इसको एज ए प्लेन सर्फेस रखते हैं ताकि हमको एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लोड मिल जाए ग्राउंड के लिए। PCC हो गया, साइड फिलिंग हो गया हमारा, PCC हो गया। ये दोनों हम 100 mm का रखेंगे। और इनका मोटा मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे ना वो हम लोग मिलीमीटर में करते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है फुटिंग। फुटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे इसके बाद हम लोगों ने ये सेंटर लाइन करते समय एक हम लोग बुर्जी बनाते हैं चारों तरफ। जो हम लोगों ने साइड प्लॉट कटिंग किया था इसकी चारों तरफ हम लोग बुर्जी प्लांट कर देते हैं। बुर्जी जो होता है वो हमारा एक टेम्परेरी कॉलम होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन फ्लेवर का काम करते हैं।
बुर्जी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, फिर से थ्रेडिंग करते हैं चारों तरफ। थ्रेडिंग करने के बाद हम लोग कॉलम की सेंटरिंग करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि कॉलम का एग्जैक्ट पोजीशन हमारा एक्टिवेशन में कहाँ पे है। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा 2 थ्रेड, ठीक है, लेंथ वाला एक विड्थ वाला 2 थ्रेड जहाँ पे हमारा मैच करता है, वहाँ से हम लोग प्लग बॉक्स को नीचे गिराते हैं। उसके बाद हम लोग का कॉलम सेंटर मिल जाता है, वहाँ से हम लोग कॉलम का मार्किंग करते हैं। उसकी मदद से हम लोग फुटिंग का भी मार्किंग कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद हमारे पास सीधा काम आता है कि हम लोग फुटिंग की अब शटरिंग करेंगे। तो फुटिंग मान लीजिए अगर F1 फुटिंग है जिसका साइज है 1800 बाई 1800, तो हम लोग फुटिंग जो भी बनाएंगे सबसे पहले शटरिंग में क्या करेंगे, शटरिंग में हमको वहाँ पे बॉटम नहीं लगाना है। बॉटम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे PCC हो रखा है, तो हमको सर्किल मिल गया है। हम लोग क्या करेंगे, साइड 4 साइड हमको मिलने वाला है, लेंथ 2 लेंथ मिलेगी, 2 विड्थ मिलेगी। तो 1800 का अगर हमारा फुटिंग है तो 1800 प्लस 1800 2 लेंथ मिलेगा, और विड्थ हमारा मिलेगा 1800 में 18 प्लस 18। इस तरह से हमको ये 2 लेंथ मिलने वाला है, 2 विड्थ मिलने वाला है, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा ये पेरीफेरल लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद हमारी फुटिंग की जो भी हाइट रहती है ड्राइंग में हमको मेंशन रहेगी, वो हाइट को हम लोग क्या करें, उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। तो हमको फुटिंग जो बननी है शटरिंग की, उसका एरिया निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग शटरिंग का जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है एरिया होता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने शटरिंग तो लगा दिया है। शटरिंग लगाने के बाद एज इंटर हमारा काम होता है कि साइड पे जाके हमको ये देखना कि जो भी कारपेंटर ने शटरिंग लगा दिया है उसको ड्राइंग के हिसाब से लगाया है कि नहीं लगाया है, ये जाके हमको चेक करना पड़ता है। उसके बाद शटरिंग हो जाने का फुटिंग की हम लोग कॉन्क्रीटिंग के लिए प्लान करते हैं। कॉन्क्रीटिंग प्लान करने के लिए हमको जो कॉन्क्रीटिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर होता है, और फुटिंग का हमको लेंथ चाहिए, उसका विड्थ चाहिए, और कितनी हाइट तक कास्ट करना है हमको हाइट चाहिए फुटिंग की कास्टिंग के लिए। तो तीनों चीज़ें हमको ड्राइंग में मेंशन रहेगी, हमको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक फुटिंग में हमको कितना कॉन्क्रीट लगने वाला है मीटर मीटर। इस तरह से अगर हमारे पास F1 फुटिंग है, हमारे पास ड्राइंग में 16 F1 फुटिंग होने वाली है और 8 होने वाली है। तो सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे कि कितना हमारा कॉन्क्रीट लगने वाला है। तो हम लोग इसको रेडी मिक्स भी मंगा सकते हैं, या फिर इन साइड को हम लोग कास्ट करके भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस कंडीशन में जो भी इंजीनियर रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फुटिंग कास्ट होने के बाद उसके बाद अगले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, जो फुटिंग की जो साइड लगी हुई है उसको हम लोग निकाल देंगे। उसको निकालने के बाद हम लोग उसको क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के बाद इसमें हम लोग कॉलम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। कॉलम प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग पहले स्टार्टर करेंगे। जो कॉलम का साइज होता है उसके हिसाब से हम लोग पहले कॉलम का लेआउट करेंगे। लेआउट करने के बाद कॉलम का एग्जैक्ट पोजिशनिंग निकालेंगे, उसका स्टार्टर भरेंगे। स्टार्टर भरने के बाद हम लोग कॉलम के लिए फॉर्मवर्क लगाएंगे। कॉलम का फॉर्मवर्क जो भी हमारा ड्राइंग में हाइट दिया रहेगा, अब हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने सैंड फिलिंग किया था 100 mm, PCC किया था 100 mm। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह की फुटिंग कास्ट कर दी है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस लेवल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो कॉलम होता है 900 mm तक, तो ये इसको बोलते हैं पेडेस्टल कॉलम, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, 900 mm तक होती है। इस पेडेस्टल कॉलम को हम लोग को कास्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 900 mm का ही हमको एक फॉर्मवर्क बनाना पड़ेगा। कारपेंटर हम लोग बोलेंगे कि इस तरह का एक फॉर्मवर्क तैयार कर दो, तो वो आएगा, इस फॉर्मवर्क को लगा देगा। उसके फॉर्मवर्क लगाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो भी रिइंफोर्समेंट रहेगा वो काम हो जाने के बाद फॉर्मवर्क लगाएंगे, शटरिंग लग जाएगी। उसके बाद फिर हम दोबारा कॉन्क्रीट के लिए प्लान करेंगे। ड्राइंग के हिसाब से जो भी हमारा लगने वाला है, क्योंकि मीटर में जो भी कॉन्क्रीट लगने वाला है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग कॉलम की कास्टिंग सारा कर देंगे। कास्टिंग करने के बाद हम लोग इस साइड पे आ जाएंगे, इस साइड पे आ जाएंगे तो हमारा ये पेडेस्टल कॉलम का काम खत्म हो जाएगा। पेडेस्टल कॉलम करने के बाद अब हमारा काम आता है कि हम लोग सबसे पहले करेंगे कॉलम कास्टिंग होने के बाद पेडेस्टल हम लोग करने वाले हैं। जो भी हमारा ये एक्सकवेट हमने किया था इसमें हम लोग बैक फिलिंग करेंगे। तो बैक फिलिंग जितना भी हमने क्यूबिक मीटर पे मिट्टी को निकाला था बाहर उतना नहीं जाने वाला है।
क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सैंड फिलिंग सॉइल, पीसीसी सॉइल और कुकिंग और ये कॉलम सारा हमने कास्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम को घेर लेगा, इस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। जो भी हमने एक्सक्रेट किया सॉइल का वॉल्यूम, उससे हम लोग ये सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी हमारा वॉल्यूम आता है उतना वॉल्यूम का हमको सॉइल बैक फिलिंग करना है। ये हमेशा ध्यान देना है कि जब हम लोग बैक फिलिंग करेंगे तो 200 ml की लेयर में करेंगे। इस लेयर जब जैसे कि 200 ml का लेयर हमने डाल दिया सॉइल, उसके बाद अच्छे से उसको पानी डाल के उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से 200 ml लेयर करेंगे, फिर अच्छे से पानी डाल के कॉम्पैक्ट करेंगे। ये हमको CPW नॉर्म्स में किया गया, उसके हिसाब से हमको करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में ये समय के साथ जो सॉइल होता है कंसोलिडेट होता रहता है। तो जो भी पीसीसी हम लोग, जो भी फ्लोर हम लोग ऊपर बनाएंगे, अगर मिट्टी नीचे हम लोग कॉम्पैक्ट नहीं हुआ अच्छे से, तो ये ऊपर है हमको फ्लोर में क्रैक्स दिखना शुरू हो जाएगा इन फ्यूचर में। तो इसलिए हमको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉइल फिलिंग, बैक फिलिंग होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा काम होता है, उनको वॉल लाइन ब्रिक करना पड़ता है। वॉल लाइन ब्रिक इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोगों ने सॉइल फिलिंग कर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमको करना है ग्राउंड बीम कास्ट। ग्राउंड बीम कास्ट करने के लिए हमको एक स्मूथ सरफेस चाहिए जो हार्ड है। हार्ड सरफेस तभी हमको मिल सकता है, या तो हम नीचे बॉटम की सेटिंग लगाएं, उसमें भी कभी कभी कॉम्पैक्ट सॉइल अच्छे से नहीं होती है तो वो भी नीचे बैठ सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग वॉल लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। जो भी हमारा ग्राउंड बीम का विड्थ होता है, मान लीजिए हमारे ड्राइंग में 250 दिया हुआ है, तो 250 के हिसाब से हम लोग वॉल लाइन ब्रिक करेंगे। वॉल लाइन ब्रिक करने के बाद उसके ऊपर हम लोग ग्राउंड बीम को ये शटरिंग का प्लान करेंगे। शटरिंग करने के बाद उसमें ग्राउंड बीम को हम लोग कास्ट कर देंगे। ग्राउंड बीम कास्ट होने के बाद, ग्राउंड बीम जो हम लोग कास्ट करेंगे, ये हमारा ड्राइंग के हिसाब से ग्राउंड बीम जो दिया हुआ है, हमारा 300 दिया हुआ है, 300 में। और ये जो भी हम लोग वॉल लाइन ब्रिक करने वाले हैं 100 mm का करेंगे। तो 100 mm का हम लोग वॉल लाइन ब्रिक करने वाले हैं। 300 mm का हम लोग ग्राउंड बीम कास्ट करेंगे। ग्राउंड बीम कास्ट करने के बाद, ग्राउंड बीम कास्ट करने के बाद हमको ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम तक करना है। DPC हमारा ये होता है, इसको हम लोग डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। तो डैम प्रूफ कोर्स से नीचे हमको क्या करना है, हमको ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक वर्क के ऊपर ही हम डैम प्रूफ कोर्स बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा हाइट रहने वाला, जैसे कि यहाँ पे अगर 900 mm है तो 100 mm का ये हो जाएगा, 300 mm का ये हो जाएगा 400, और ऊपर से हमको DPC के लिए 50 mm छोड़ के रखना है। तो इस तरह से हमारे पास ये लेंथ निकल के आ जाएगी 450। तो 450 हमको हाइट का हमको ब्रिक वर्क करना है। ऐसा करने के बाद हमारा अगला जो काम होता है, हमारा DPC करना है। अब DPC क्यों करते हैं? DPC करने का एक मकसद ये होता है कि जो भी हमारा ग्राउंड से मॉइस्चर आता है, ग्राउंड से जो भी मॉइस्चर आता है उसको हमको बचाना है। क्योंकि मॉइस्चर क्या करेगा, सीलन लाएगा बिल्डिंग में, जिससे क्या होगा, हमारा दीवारों में सीलन आ जाएगी। जो भी हमने प्लास्टर पेंट वगैरह कर रखा है वो सब कपड़ी बनती बाहर निकल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, DPC प्रोवाइड करेंगे। DPC जो भी हम लोग करते हैं, हमारे ड्राइंग के हिसाब से दिया रहता है कि DPC हम लोग करते हैं 100 mm का करते हैं। DPC का जो भी कंक्रीट का जो ग्रेड होता है वो हम M15 करते हैं। जैसे कि हमारा ड्राइंग में किया रहता है, मेजर रहता है, उस हिसाब से करते हैं। 50 mm का DPC करने के बाद हमको क्या करना रहता है कि DPC करने के बाद भी DPC के टॉप सरफेस पे कुछ पोर्स रह जाते हैं, जिसके थ्रू मॉइस्चर ऊपर आ सकता है। तो उस पोर्स को फिल करने के लिए हम लोग बिटुमिन कोट करेंगे। बिटुमिन की कोटिंग पूरा कर देंगे DPC को। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो लेयर होता है अच्छी तरह से पैक हो जाता है, फिर ऊपर मॉइस्चर नहीं आ सकता। DPC करने के बाद, DPC तो हम लोग बाहर की तरफ करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क हुआ है उसके ऊपर DPC करेंगे। लेकिन जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसमें जगह रहती है, तो उसको भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा सॉइल फिलिंग करने वाले हैं, जिसको हम लोग प्लिंथ फिलिंग कहते हैं। प्लिंथ फिलिंग में क्या करेंगे, वही चीज़ें हम लोग फिर से करने वाले हैं। सारा हम लोग उसमें मिट्टी डालेंगे, या फिर हम लोग सैंड डाल सकते हैं, या बोरम डाल सकते हैं।
जो भी हमको उपलब्ध रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉइल यहाँ पे हम लोग प्लिंथ फिलिंग करने वाले हैं। प्लिंथ फिलिंग कहाँ तक करेंगे ये ध्यान देना है। जो भी हमारा डीपीसी का टॉप सरफेस है, उसके नीचे हमारा ये 50 mm का हमारा ये बॉटम सरफेस मिल रहा है। तो डीपीसी हमको इस लेवल तक डीपीसी है, तो इस लेवल तक हम लोग को फ्लोर पीसीसी करना है, क्योंकि हम लोग 100 mm का करते हैं, 100 mm का करते हैं। फ्लोर पीसीसी करने से पहले हमको पूरा अंदर प्लिंथ अच्छे से फिलिंग होना जरूरी रहता है। अगर अच्छे से फिलिंग नहीं रहेगा, जो भी हम लोग फ्लोर पीसीसी करेंगे वो सारा क्रैक हो जाएगा। प्लिंथ को अच्छे से फिल करने के लिए वही चीज़ें हम फिर से करने वाले हैं। 200 ml की लेयर में हम लोग कंपैक्ट करेंगे अच्छे से पानी डाल के। जब कंपैक्शन अच्छे से हो जाएगा, हम लोग 100 ml का मार्जिन छोड़ के रखेंगे, ताकि हम लोग पीसीसी करना है बाद में ये कर लेंगे। फिलिंग होने के बाद हम लोग पीसीसी कर लेंगे। पीसीसी क्यों कर रहे हैं? पीसीसी इसलिए कर रहे हैं फ्लोर पीसीसी, ताकि जब हम स्लैब की कास्टिंग करेंगे तो हमको वर्टिकल प्रोप्स लगाने पड़ते हैं। वर्टिकल प्रोप्स लगाने के लिए हमको नीचे हार्ड सरफेस चाहिए। हार्ड सरफेस तभी हो सकता है जब हमारा कंक्रीट अच्छे से उसमें कास्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉइल पे डायरेक्ट करेंगे तो सॉइल क्या होता है, नीचे बैठ सकता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है, जो भी स्लैब की शटरिंग करेंगे वो नीचे आ सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, जिससे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है। तो पीसीसी करते हैं ताकि हम लोग प्रोप्स को वर्टिकल जिससे अच्छे से मेंटेन कर पाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने फ्लोर पीसीसी कर दिया। अब हमारा सब स्ट्रक्चर का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हमारा शुरू होता है सुपर स्ट्रक्चर का। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Suraj Prasad and I am from Delhi. मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली 2021 में, और अब मैं सिविल गुरुजी में आया थोड़ा, मतलब जो भी कमी मेरी रह गई थी कॉलेज लाइफ में उसको पूरा करने को सिविल गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। अब हमें हमारे जैसे कमल जी ने बताया कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, कि वो उसको करते हैं। मेरे टाइमिंग है ब्रेक वर्क हमारे जो उसमें यूज़ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द व्हाट इज ब्रेक। ब्रेक क्या चीज़ है? हमारी ब्रेक है एक क्ले की बनती है, जिसको हम किल्न में, जो कि भट्टी होती है, किल्न में हमें उसको पकाया जाता है। उसको पकाने के बाद हमारी उसका डायमेंशन जो होती है 100 into 120 तक की उसके वो होती है डायमेंशन हाइट। जो हमारा सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी ब्रेक कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले हम उसको वाटर में डालते हैं। एक वाटर में ले लेते हैं जिसमें हम उसको डाल दिया जाता है, और उसको कम से कम 24 घंटे के लिए हम उसको रखते हैं। 24 घंटे में इतना उसका पता चल जाता है कि वो ब्रेक यूज़फुल है कि नहीं। अगर 24 घंटे बाद उसमें से मतलब वो टूटते हैं या फिर कुछ होता है उसको, तो वो यूज़फुल नहीं होती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, हम उसका करते हैं जो हार्डनेस टेस्ट होता है उसका, जो कि हम 4 से 5 फुट की हाइट से उसको नीचे गिराते हैं। अगर वो ब्रेक जो है उसको सह लेती है गिरने का जो होता है उसमें, तो हमारी वो ब्रेक मतलब यूज़फुल, हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेक के लिए। तीसरा हमारा होता है उसको कलर। उसका कलर जो होता है हमारे ब्रेक का, वो रेडिश होना चाहिए, ना कि ज़्यादा ब्लैक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा पका देंगे तो हमारी टूटने में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हमारा कोलैप्स होने के ये भी चांसेस होते हैं कि हमारे जो हमारे स्ट्रक्चर होता है कोलैप्स होना। अब जैसे कि कमल ने बताया कि ये पूरा चीज़ होती है, और मैं आपको ये बताऊँगा कि ब्रेक वर्क हम जो यूज़ कर रहे हैं किधर किधर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा इतना जो पार्ट आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा एक सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इससे नीचे का पार्ट हमारा सब स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लाइन ब्रेक वर्क देते हैं। 1 लाइन ब्रेक वर्क का यूज़ इसलिए होता है कि जो हमारा इसके ऊपर हमारी जो डीपीसी होती है, डीपीसी का जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, उसमें क्या होता है जो वाटर होता है उसका वो एक, अगर हम 1 लाइन ब्रेक वर्क नहीं देंगे तो उसके ना देने की वजह से जो हमारा वाटर का जो होता है वो सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, जिससे हमारी जो सॉइल है वो और दबती जाती है कि आगे चल के इन फ्यूचर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारा जो ऑनलाइन 1 लाइन ब्रेक वर्क है ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो पानी है उसको सॉइल के कॉन्टैक्ट में आने से बचा लेता है।
जिससे हमारा ये सब चांसेस कम हो जाए। फिर हमारा आता है डीपीसी। डीपीसी मतलब एक बहुत कम भी नहीं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत अहम रोल प्लेस करता है। डीपीसी को हम क्या कहते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा आपने सुना होगा कैपिलरी एक्शन जो होता है, कैपिलरी एक्शन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कैपिलरी एक्शन ये होता है कि जो हमारे सीपेज होती है वो सीपेज हमारी धीरे धीरे ऊपर आती है, जिसकी वजह से हमारी जो पुट्टी या फिर पेंट वगैरह होता है वो दीवार छोड़ देता है। अगर हमें पहले ही बचाना है, अगर हमें स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बनाना है तो हम डीपीसी का यूज़ करते हैं। डीपीसी हमारा जो कैपिलरी एक्शन होता है उसको ऊपर नहीं आने देता, जिससे जो हमारी सीपेज की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम डीपीसी के बाद हमारा डीपीसी सबसे पहले तो हमारे 1 लाइन ड्रिपर वर्क होता है वो हमारा 100 mm तक का होता है। तो 100 mm की हम 1 लाइन ड्रिप वर्क कराते हैं। 100 mm क्यों, क्योंकि हमारी जो लेंथ है एक ड्रिप की वो 100 mm के करीब होती है, ठीक है। तो 1 लाइन ड्रिप वर्क हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रिप वर्क होता है वो हमारा मीटर क्यूब में मेजर करा जाता है। मीटर क्यूब बोले तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीनों चीज़ हमारी एक ड्रिप वर्क में यूज़ करते हैं। जो लेंथ होती है हमारी वो हम लेंथ क्या लेते हैं, लेंथ हमारी होती है क्लियर स्पान। क्लियर स्पान बोले तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्लियर स्पान बोलते हैं। और जो हमारी ब्रेड्थ हमारी जो विड्थ होती है वो हमारी एक बीम की विड्थ होती है। जो हमारी बीम की विड्थ होगी चाहे 200 हो 250 हो तो उतना ही हम एक ब्रिक को लगाया जाता है। अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए जितना हमारा एक कॉलम की बीम की जितनी हमारी थिकनेस होती है उतना ही हम इसकी ब्रेड्थ भी मानते हैं। हाइट हमारा है क्योंकि हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क है तो हमें तो उसको पूरा सपोर्ट देना होता है, उसको पूरे स्ट्रक्चर को सबसे नीचे से सपोर्ट देना होता है। तो सब इसलिए हम उसकी हाइट यानी कि 200 mm की हम ब्रिक वर्क प्रोवाइड कराते हैं, 100 mm की नहीं कराते। 100 mm की हमारी इनर वॉर्मिंग यूज होती है, वो आगे मैं बताऊँगा। 200 mm की हम यूज़ करते हैं हाइट। तो ये हमारा तीनों को मिला के इस तीनों को मिला के हमारी एक वॉल्यूम मिलती है। वॉल्यूम अगर हमें निकालना है किसी भी तो हम इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो अब जो है हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क हमारा इन तीनों को मिला देगा और ये हमारी मतलब ये हमारी 100 mm की होती है इसकी हाइट। फिर आता है हमारा डीपीसी मैंने बता दिया है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं डीपीसी का, और कैपिलरी एक्शन को हम मतलब रोकने के लिए हम डीपीसी का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है ब्रिक वर्क। फिर से हम ब्रिक वर्क करवाते हैं क्योंकि हमें आगे भी तो काम करवाना है उसके ऊपर, तो डीपीसी में हम इसलिए प्रोवाइड करेंगे। फिर ब्रिक वर्क हम सिल बैंड तक आते हैं। सिल बैंड भी बताऊँगा क्या चीज़ है, पर उससे पहले मैं ब्रिक वर्क बता दूँ। ब्रिक वर्क जो हमारा होता है 450-650 mm तक का होता है। इसका ब्रिक वर्क हम यूज़ कराते हैं। ये हमारा सिल बैंड तक की ये दी जाती है हाइट तक 450 mm। फिर हमारा सिल बैंड प्रोवाइड होता है। सिल बैंड की 250 mm तक की होती है। सिल बैंड हमारा 100 mm तक का। और फिर सिल बैंड क्या होता है, सिल बैंड एक कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है जो हमारा ऊपर का जो भी पार्ट होगा हमारा सिल बैंड का उसको बियर करने के लिए हम सिल बैंड का यूज़ करवाते हैं। सिल बैंड नहीं होगा तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा लोड ले लेगा यहाँ पे, जो कि हमारा कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं इस टाइम। तो क्योंकि हमारी विंडो भी प्रोवाइड होती है इसी सिल बैंड के ऊपर, तो इसलिए सिल बैंड देना बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी बन जाता है। फिर हमारा आता है ऊपर से ब्रिक वर्क। फिर हम ब्रिक वर्क करते हैं अप टू लिंटल लेवल तक। लिंटल बीम जो हमारी होती है उसमें हम ब्रिक वर्क करवाते हैं, जिसमें हमारी विंडो भी प्लेस करवाते हैं। जो हमारी विंडो है इसी सील बैंड और लिंटल बीम और सील बैंड के बीच में हमारी विंडो प्रोवाइड होती है। तो हमारा फिर उसके बाद आता है ये हमारा लिंटल बीम हो जाती है। फिर हम उसके ऊपर जो आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी भी टॉयलेट वगैरह में हम प्रोवाइड कराते हैं वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन का यूज़ इसलिए होता है कि हमारी जितनी भी स्मेल्स वगैरह होती हैं और थोड़ा वेंटिलेशन के लिए हमारे रूम में हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं बाहर से नहीं। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा स्लैब बीम और लिंटल बीम के बीच में प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा मेन वेंटिलेशन पार्ट को देखो ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सबसे लास्ट में हमारे स्लैब बीम। अब
मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी सुपर स्ट्रक्चर की हाइट होती है ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल में समझा सकता हूँ। प्लिंथ लेवल वो होता है जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो कि मतलब एक हाइट में हम प्लिंथ लेवल प्रोवाइड कराते हैं कि जिससे हमारा अगर कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है, तो हमारा पानी जो है घर के अंदर ना आए, तो इसलिए हम प्लिंथ लेवल हम एक हाइट पर प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद प्लिंथ लेवल के बाद हमारा जो होता है सिल बैंड, जो मैंने बताया था, सिल बैंड हमारा सिल लेवल भी पूरा जाता है इसको। और उसके बाद लिंटल बीम जो होती है उसको लिंटल लेवल भी बोलते हैं, और जो स्लैब बीम है उसको स्लैब भी बोलते हैं। तो अब हमारी जो हाइट है जो प्लिंथ लेवल से है, ये हमारा PL हो गया, और ये हमारा होता है ऐसा स्लैब लेवल। तो इसकी हाइट हमेशा ये जो हमारी हाई स्कूल में दे रखी है, तो ये 3 मीटर के करीब दे रखी है, यानी 3000 mm की इसकी हाइट दे रखी है, जिसमें से हमारी जो लिंटल बीम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप PL है और ये L है, यानी कि लिंटल बीम। लिंटल लेवल की हाइट जो होगी हमारी 2100 की होती है, यानी कि 2.1 मीटर। तो हमारे अगर आगे चल के कन्वर्जन होती है तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। जैसे हमारी जो प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल हमारा प्लिंथ बीम के ऊपर दिया जाता है, और सिल लेवल होता है हमारा सिल बैंड के ऊपर दिया जाता है। लेकिन जो लिंटल लेवल होता है, खाली लिंटल लेवल जो होता है वो हमारा नीचे दिया जाता है, हमारे लिंटल बीम के नीचे दिया जाता है हमारा लिंटल लेवल। तो अब हम अगर हमें बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन होती है कि डोर का साइज बताइए, तो हम डोर का साइज़ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मतलब अगर हमें ब्रिक वर्क का हमें बताते हैं कि हमें टोटल नंबर ब्रिक वर्क कितने हाइट पे लगती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने खाली इनको ऐड करते हुए जाना है जितने भी हमारे ब्रिक वर्क का काम होता है। सबसे पहले हमारा कितना हुआ है, 100 mm की हमारी ये हुई, ठीक है। उसके बाद हमारा 450 तक के करीब होता है, 650 और फिर हमारा जो इतना पार्ट होता है, जो हमारा स्लैब बीम से लेके हमारे लिंटल बीम तक का होता है, ये 350। तो हम जैसे आप देख सकते हैं 650 हमारी 100 mm की हमारी 1 लाइन ब्रेक होता है, और 650 का हमारा ब्रेक वर्क आपको सिल बैंड पर होता है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो वो हमारा 2300 करीब आएगा इसको, अगर हम सबको ऐड करते हैं इसको, क्योंकि हमें तो हमारे खाली ब्रेक वर्क का ही देखना है ना, हमें तो और कुछ नहीं देखना है। हमारे ब्रिक वर्क कहाँ यूज़ हुआ है, कितनी हाइट पे हुआ है, अगर हम इन सबका टोटल करते हैं 350 प्लस 1200 प्लस 650 प्लस 100, तो इसका हमारा टोटल आता है 2300 mm। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 3 मीटर का आ जाता है इसका मतलब। और इसमें हाँ एक चीज़ और बता दूँगा आपको, सील बैंड जो होता है ये हमारा कॉन्क्रीट का होता है, बट इसमें हम एक अगर हमारी विंडो हैवी है तो हम इसमें बार का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 बार का। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, my name is Mohammad Hussain. I am from UP. I done my BTech 2021. So everyone, आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट।
कंक्रीट 3 कंपोनेंट 3-4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट प्लस वाटर। तो इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है, जो कि डीपीसी, सील बैंड, लिंटेल बीम और स्लैब बीम होता है। तो डीपीसी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो सब स्ट्रक्चर के नीचे जो हमारा ब्रिक वर्क होता है उसमें हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो सीपेज है वो हमारी दीवारों तक ना पहुंचे। इसका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर में, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ होगी हमारी क्लियर स्पान, और ब्रेड्थ होगी जो सील बैंड ब्रिक की जो डेप्थ विड्थ है, और थिकनेस होगी इसकी 50 mm। तो इस तरीके से हमारा कंक्रीट निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है सील बैंड। सील बैंड हम एज पर आइस कोड 1.5 मीटर के बाद ब्रिक वर्क के बाद प्रोवाइड करते हैं, जो कि जिस पर हम अपनी विंडो प्लेस करते हैं। इसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है, L into I। ओके, तो आफ्टर दैट होता है हमारा लिंटेल बीम। लिंटेल बीम की जो थिकनेस होती है वो 2 mm होती है, जो कि हम टोटल स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं, और लेंथ होगी इसकी क्लियर स्पान। उसके बाद होता है हमारा स्लैब बीम। स्लैब बीम की जो हाइट है वो है 3.5 mm इंटू 2.5 mm। तो इसे भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूबिक मीटर में, जो कि होता है L इंटू बी इंटू आई। लेंथ होगी हमारी क्लियर स्पान, विड्थ होगी 250 और हाइट होगी 3.5 mm। तो इतना ही था। दैट्स ऑल। एवरीवन, मेरा नाम मोहन कुमार मंडल, मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ। सिविल गुरु जी मैंने इसी मंथ 1 मई को ज्वाइन किया, जिसमें आज तक की क्लास में हमारी एस्टिमेशन के बारे में पढ़ाया गया। एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं? एस्टिमेशन इसलिए करते हैं ताकि कोई भी प्रोजेक्ट करे उसका कितना कॉस्ट लगेगा, उसमें क्या आइटम्स लगेगी, और यही सब हम उसमें फाइंड आउट करते हैं। इसका क्वांटिटी निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एस्टिमेशन का मेन मकसद है उसका क्वांटिटी और कॉस्ट निकालना। जैसे सर ने बताया था, देवान सर ने बताया था कि एस्टिमेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, जैसे मैं मनाली जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या सब की ज़रूरत होती है? सबसे पहले उसमें समय चाहिए, पैसा चाहिए, और जो हमने वहाँ से वहाँ तक ट्रैवल किया, टैक्सी, एरोप्लेन, ये सब का हम जो आइटम जितने निकले उसमें जितना कॉस्ट पड़ा, यही एस्टिमेशन है। इसका बेसिक यही है कि एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन में सबसे पहले जो हम साइट पे जाते हैं, और साइट कट करने के बाद सबसे पहले जो वर्क होता है उसमें हम साइट क्लीनिंग करते हैं। साइट क्लीनिंग में जितना हमारा वो दिया रहता है वो ड्राइंग के हिसाब से, जैसे हमारा ड्राइंग दिया हुआ है 1700 इतना बाय 1200 ये लेंथ और ये विड्थ दिया हुआ है हमारी प्रोजेक्ट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो 1-1 मीटर चारों तरफ बढ़ा के लेते हैं। इसलिए करते हैं कि उसमें हम स्टोरेज करते हैं, जैसे सेंड हो गई, या हमारे मटेरियल जो आएगा, सेंड हो गई, ब्रिक हो गई, बार्स हो गई, सीमेंट, ये सब को हम स्टोर करने के लिए अगर वहाँ पे हम क्या बोलते हैं 1-1 मीटर चारों तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं। और मान लो एक्स्ट्रा हम नहीं लिए और इतना बड़ा हमारा प्लॉट है, अगर जो मटेरियल आएगा, अगर मान लो यही हम सब कुछ ऐड कर रख देते हैं, तो फिर हम वर्क कहाँ करेंगे? इसलिए क्या करते हैं 1-1 मीटर चारों तरफ हम बढ़ा के लेते हैं। ये हमारा हो गया साइट क्लीनिंग। उसके बाद जो आता है दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो सेंटर लाइन लेआउट के जो प्लान दिया होता है उसके हिसाब से हम सेंटर फाइंड करते हैं और उसी के हिसाब से ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमेशा 2 केस फॉलो किया जाता है। एक केस में अगर जो फुटिंग का डेप्थ है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा हो या 1.5 मीटर हो, उस केस में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन का जो लेंथ लेते हैं, जो लेंथ और विड्थ लेते हैं, उसमें 0.3 मीटर ऐड कर देते हैं चारों तरफ। दोनों तरफ ये विड्थ और दोनों तरफ लेंथ, चारों तरफ हम 0.3 का ऐड कर देते हैं। दूसरी केस ये होता है कि जैसे हमारा 1.5 मीटर से ज़्यादा हो,
उस हिसाब उसमें हम क्या करते हैं 0.75 ऐड करते हैं एग्जर्वेशन में। एग्जर्वेशन के बाद जो आता है हमारा सबसे पहले वर्क होता है वो होता है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि वो जो कॉलम को स्टेबल कर सके, और ये इसका सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये एंटी टर्मिट होता है, और ये मैग्नीट्यूड को अर्थ को भी हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व कर लेता है, स्टेबल रखता है। उसके बाद सैंड का जो क्या बोलते हैं डेप्थ होता है, लेंथ होता है, इसका भी मेजरमेंट हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, लेकिन जो इसका लेंथ होता है जो एग्जर्वेशन का हमने लिया है वही इसका लेंथ होता है, बिल्ड भी वही लेते हैं जो एग्जर्वेशन में हमें दिया जाता है। क्योंकि सारे ऊपर में वो जितना एग्जर्वेशन है उससे कम लेंगे तो जो हमारा कॉलम स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसलिए हम जो सैंड फिलिंग करते हैं जितना में एग्जर्वेशन किया जाता है उसी के लेंथ और विड्थ में लेते हैं, और उसकी हाइट हम 100 mm में लेते हैं। यह सब सैंड फिलिंग में होता है। तो उसके बाद आता है हमारा पीसीसी। पीसीसी हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा कॉलम है उसको ना एक प्लेन बेस प्रोवाइड कर सके, और उसको जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो नीचे लोड जो है अर्थ को डिस्ट्रीब्यूट करे बराबर करके। इसकी जो लेंथ लेते हैं पीसीसी की भी लेंथ हम उतना ही लेते हैं जो एग्जर्वेशन में है, और उसकी भी बेस उतना ही लेते हैं जो एग्जर्वेशन में हमने किया हुआ है। इसकी जो थिकनेस होती है जिसको डेप्थ बोलते हैं वो 100 mm की होती है, और इसमें हम जो कंक्रीट यूज करते हैं वो M10 का करते हैं, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती नहीं है, बस एक प्लेन बेस प्रोवाइड करने के लिए हम ये पीसीसी करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है पुटिंग जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे गांव में इसको एक नींव बोलते हैं, नींव बोला जाता है, क्योंकि जो बेस होती है मकान की इसी पे पुटिंग पे ही निर्भर करती है, और सारा लोड पुटिंग पे ही निर्भर करती है। तो हमारा पुटिंग जो है, पुटिंग के लिए इसमें ट्रिपोजेडियल टाइप में इसको इस प्रकार से बन जाती है, जैसे ये 2 स्क्वायर बनता है, एक तो टॉप पे होता है एक बॉटम में होता है। टॉप पे क्या होता है तो जो हमारा A2 होता है जिसमें हम पूरा क्वांटिटी निकालते हैं, तो जो पुटिंग का क्वांटिटी होता है जो रेक्टेंगल का वॉल्यूम, और प्लस में जो क्या बोलते हैं इसको ट्रिपोजोडियल जो शेप बना हुआ है उसका वॉल्यूम हम ऐड करते हैं। तो जो नीचे का बेस का जो स्क्वायर में है उसका तो लेंथ इंटू हाइट इसमें जो दिया हुआ है D1 करके, तो वो 250 हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है, और D2 जो इसका हाइट इसके लिए होता है, जो मतलब ये इसका वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद हम ट्रिपोजोडियल का वॉल्यूम निकालते हैं। ट्रिपोजोडियल का वॉल्यूम इस प्रकार से निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला है D/3 A1 जो A2 प्लस √A1 × A2, ये हमारा ट्रिपोजोडियल का एक फॉर्मूला होता है। इसमें हमारा A1 जो है वो नीचे बेस का जो स्क्वायर बना है उसके लिए, और A2 जो है हमारा एक ऊपर में भी एक स्क्वायर बना है ऊपर में, इसके लिए ये A2 हो गया, ये हमारा A2 जो टॉप पे स्क्वायर बन रहा है उसका है इस फॉर्मूला। और D1 जो है, D1 यहाँ आप देखोगे कि D1 है जो 250 दिया हुआ है, और D2 जो है 150 दिया हुआ है। ये हमारा इसकी डेप्थ होगी और ये इसकी डेप्थ होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पेडेस्टल कॉलम। पेडेस्टल कॉलम जो है वही उसी नींव से नींव ही मान लेते हैं, उसको ऊपर जो ऊपर तक लिया जाता है, जो स्लैब लेवल तक जाती है। उसके बाद उस पेडेस्टल कॉलम में हमें इसका कंक्रीट मान लो हमको प्लिंथ लेवल तक की निकालनी है, तो सबसे पहले उसकी जो हमारे ड्राइंग में दिया हुआ है पेडेस्टल कॉलम का जो लेंथ है वो 250 और बाय 400 करके दिया हुआ है। तो 250 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी लेंथ है और इसकी विड्थ है 400 और ये हाइट, इन तीनों से मल्टीप्लाई LBH कर देंगे, इसका हमारा ये कंक्रीट निकल जाएगा। और ये पेडेस्टल कॉलम का हम शटरिंग भी निकालते हैं। तो शटरिंग कैसे निकलता है कि ये चारों तरफ का हम जोड़ देते हैं, चारों तरफ का जो एरिया मान लो एक ये एरिया बन रहा है, एक इधर का, एक पीछे का भी बन रहा होगा, एक इधर का भी, तो इसका इधर LB
इसका बी एच और इसका भी ना निकलता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म 2 इंटू एल प्लस बी करके हम इसका निकाल लेते हैं। ये हमारा शटरिंग का होता है। उसके बाद हम करते हैं गैस में बैक फिलिंग करते हैं। और बैक फिलिंग हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा जगह दिया था उसमें हमने क्या किया कि कुछ सैंड फिलिंग कर दिया, पीसीसी कर दिया, पुटिंग कर दिया, पेडेस्टल कॉलम कर दिया। और मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमने कुछ सारे खाली करने के बाद इसमें डाल दिए। अब जो हम इसमें सैंड से भरेंगे तो सबसे पहले जो हमारा अंदर में दिया हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जर्वेशन है टोटल उसमें से हम क्या करेंगे, सैंड का वॉल्यूम माइनस करेंगे, पीसीसी का कर देंगे, पुटिंग का कर देंगे और पेडेस्टल कॉलम का हम उसमें माइनस करके उसका क्या करते हैं और सैंड बैक फिलिंग करते हैं। बैक फिलिंग में एक रूल्स फॉलो किया जाता है कि हर एक 200 लेयर का बनाया जाता है, 200 mm का लेयर बनाया जाता है जिसमें वाटरिंग रेमिंग किया जाता है। और इसी तरह से इसलिए प्रोवाइड करता है कि वो सही से स्टेबल हो जाए। अगर मान लो ये सही से नहीं स्टेबल होगा तो बाद में कुछ दिन बाद तो धीरे धीरे जब उसमें गैप होना शुरू हो जाएगा तो वो इससे ना दीवार जो हमारी प्रोजेक्ट बनती है उसमें दिक्कत आती है, वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, दीवार क्रैक होना शुरू हो जाता है। ये हमारा हो गया बैक फिलिंग। बैक फिलिंग के बाद करते क्या है, वन ब्रिक वर्क करते हैं ग्राउंड बिन के लिए। वन ब्रिक वर्क इसलिए करते हैं कि जो ग्राउंड बिन है हमारा उसको स्टेबल और सही से रख सके एक जगह, मतलब बिल्कुल प्लेन रूप में रख सके, इसलिए हम वन ब्रिक वर्क करते हैं। इसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो मीटर क्यूब में होता है, क्योंकि 100 mm तक की है तो 100 mm जो डेप्थ है 100 mm से नीचे है तो उसको हम स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हैं, लेकिन 100 mm तक की है तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसका मोड ऑफ मेजरमेंट मीटर क्यूब में करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको ग्राउंड बीम ढालते हैं। ग्राउंड बीम जो हमारा मेन काम करता है प्रोजेक्ट का, क्योंकि सारे बेस जो होता है वो सारे नोट उसी पे निर्भर करता है। अगर मान लो ग्राउंड बीम सही से नहीं बना है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खराब हो सकता है, बाद में गिर भी सकता है ऐसा। इसीलिए हम क्या करते हैं ग्राउंड बीम का प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लोड पड़े उसको सही तरह से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अगर मान लो एक पॉइंट पे देंगे तो दिक्कत हो जाए, इसीलिए बीम किया जाता है कि उसको पूरा लोड को चारों तरफ ना डिस्ट्रीब्यूट करे। इसका जो ग्राउंड बीम का जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो भी क्यूबिक मीटर में होता है, क्योंकि जो हमारा इसका जो डेप्थ है वो 300 मीटर का दिया हुआ है और लेंथ तो हमें जो क्लियर स्पैन है दो कॉलम के बीच का जो दूरी है उसको हम क्लियर स्पैन बोलते हैं। तो इसका लेंथ जो है वो क्लियर स्पैन हो जाएगा। फिट्स जो है जो हमारा दिया हुआ है और हाइट भी इसका दिया हुआ है 300 मीटर, फिट्स इसका दिया हुआ है 250 मीटर। तो इसे हम क्या करेंगे, अपना ग्राउंड बीम का कंक्रीट निकालेंगे। उसके बाद ग्राउंड बीम का शटरिंग भी निकालेंगे। तो ग्राउंड बीम का शटरिंग निकालेंगे तो 2 एरिया बन जाएगा, एक इधर से और एक दूसरे साइड से। तो इधर से ये एल हो गया और इसकी एच होगी, ये जुड़ जाएगी, उधर से भी एल और एच जुड़ जाएगी। तो बेसिकली ये है कि 2 इंटू एल प्लस एच कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आपको उसका शटरिंग निकाल दोगे, क्योंकि जो शटरिंग की मोड ऑफ मेजरमेंट होती है वो हमेशा स्क्वायर मीटर में होती है। उसके बाद जो हम क्या करते हैं कि ब्रिक वर्क करते हैं अपनो डीपीसी तक, ब्रिक वर्क करते हैं अपनो डीपीसी तक। डीपीसी उसके बाद हम क्या करते हैं, डीपीसी डालते हैं। डीपीसी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारा डीपीसी 50 mm का होता है। डीपीसी का मेन काम होता है जो वाटर का कैपिलरी एक्शन होता है उसको रोकता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो सीपेज हमारे दीवार में बाद में शुरू हो जाता है उसको क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब विरोध करता है, उसको ऊपर जाने से रोकता है, ताकि अगर मान लो अगर डीपीसी नहीं देते हैं तो ऊपर जाने के बाद वो जो वाटर है अगर सीपेज से ऊपर चले जाए, सीपेज होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारा मतलब पुट्टी है जितने भी हमने वो प्लास्टिक किया वो सारे झड़ने लगता है, पपड़ी बन के गिरने लगता है। इसीलिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा प्लिंथ लेवल तक का वर्क होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्लिंथ फिलिंग करते हैं। प्लिंथ फिलिंग मतलब जो हमारा दिया होता है ड्राइंग में वो A1 A2 करके दिया होता है। एरिया जो बनता है A1 A2 A2 ऐसे करके, मतलब हम ड्राइंग में देखेंगे तो इस हिसाब से बनना होता है। तो एरिया को है ही, अगर मान लो डायरेक्ट निकालना है तो एरिया से हाइट को गुना कर देंगे तो हमारा जो प्लिंथ का है, प्लिंथ फिलिंग का उसका पूरा क्वांटिटी निकल जाएगा। उसमें हमको कितना भरना है वो सारे निकल जाएगा। अगर वैसे हम निकाल रहे हैं लेंथ विड्थ हाइट करके
तो लेंथ विड्थ हाइट करके जो निकाल रहे हैं तो क्लियर जो हमारा प्लिंथ बीम का है, जो प्लिंथ बीम दो के बीच में जो दूरी है क्लियर स्पैन है वो एक्स डायरेक्शन में, और वही क्लियर स्पैन वाई डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करके जो हाइट होती है हमारी, हाइट हमारा 4.5 900 है, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम उतना नहीं बढ़ते, क्योंकि जो फ्लोर पीसीसी करते हैं उसके लिए हम 100 mm का फ्लोर पीसीसी कम कर देते हैं, वहाँ तक हम फिलिंग करते हैं। उसके बाद हम फ्लोर पीसीसी करते हैं। फ्लोर पीसीसी हम इसलिए करते हैं कि वो जो हार्ड बेस, जो फ्लोर का हार्ड बेस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि उससे ऊपर जो क्या होता है सलाइब लगना होता है, तो सलाइब लगने के लिए यहाँ से वर्टिकल सपोर्ट लगती है शटरिंग के लिए। तो अगर हम यहाँ पे नहीं करते हैं फ्लोर पीसीसी तो हमारा जो सलाइब है वो सही से नहीं लग पाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे होगा यहाँ से धंसने के बाद।